आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं एम कुमार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। हिंदी अड्डा एक ऐसा प्लेटफार्म है जो आपकी प्रिपरेशन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ करता ही नहीं बल्कि उसका निदान भी बताता है, उपचार भी बताता है, कैसे आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से फॉलो करते हैं या उसका पालन करते हैं। आज यही बात मैं बताना चाहता हूं कि समस्या यह नहीं है कि तुम बार बार प्रीलिम्स में फेल हो जा रहे हो। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बीत जा रहा है, प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है। या यूं कहें कि 5 लाख प्रतिवर्ष परीक्षा देते हैं लोग, उसमें 90% लोग प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं। 4,90,000 पहली नज़र में ही बाहर हो जाते हैं। 8 से 10,000 लोग प्रीलिम्स पास होते हैं। उसका परसेंटेज आप लोग निकाल लीजिए। तो यहाँ पे समस्या ये नहीं है कि आप फेल हो रहे हो। अरे पढ़ने वाले ही तो पास हो रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, तो आप क्यों फेल हो जा रहे हो? इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि समस्या यह नहीं है कि तुम प्रीलिम्स में फेल रहे हो, समस्या यह है कि तुम पढ़ कैसे रहे हो भाई। क्या सही सामग्री है आपके पास, सही बुक्स हैं, सही स्रोत है आपके पास पढ़ने के लिए? या फिर आप भी उन लोगों की श्रेणी में शामिल हैं जो 6 महीने में आईएएस बनने का ख्वाब देखते हैं या लोग दिखाते हैं, उनके चक्कर में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और नोट्स के पिटारे से अपना अलमीरा भर दे रहे हो। इतना बोझ पाल लिए हो कि पूरा पढ़ ही नहीं पाते हो कभी और प्रीलिम्स बार बार फेल हो रहे हो। फीस भी दे दिया, मोटा रकम आपका चला गया, खूब प्रिंट आउट करा लिया, 60 नोट्स भी पढ़ लिया, डिटेल में भी पढ़ लिया, एथेंटिक किताबें पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, फिर भी नहीं हो रहा है। तो आ जाओ चुपचाप यहाँ पर। आज आपको मैं कुबेर का खजाना दिखाने वाला हूँ, कैसे आप एक सही मार्गदर्शन में, सही रास्ते पर, सटीक रास्ते से, ना बहुत बोझिल ना उबाऊ, बल्कि एक इंटरेस्टेड और पूरी तरह से प्रूव्ड मटेरियल से आप पढ़ करके बहुत ही आराम से प्रीलिम्स निकाल ले सकते हैं। पीसीएस, आरओ एआरओ हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, सबके लिए एक ही स्ट्रेटजी है, थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो वो सब चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। जीएस के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 किताबें पढ़ना है। करंट अफेयर्स इसके साथ लगाने के लिए 2 और मैगजीन लेना पड़ेगा। अगर इन 4 किताबों को अच्छे से कर लिया तो ये समझ लीजिए कि जीवन में प्रीलिम्स रुक ही नहीं सकता। और एक बार प्रीलिम्स होना शुरू हुआ तो फिर उसके बाद रुकने नहीं दूंगा, और प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, उसी तरह मेंस भी मैं आसान करा दूंगा, ये मेरा वादा है। और यहाँ पे बात सिर्फ बातों से नहीं, साक्ष्यों के साथ किया जाता है। आज उसी क्रम में साइंस का प्रूफ जो आरओ एआरओ 2023 मेंस अभी लेटेस्ट हुआ है, उसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ। यकीन नहीं करोगे, 100%, जी हाँ 99 नहीं 100% प्रूफ देने वाला हूँ। बस सब्र से थोड़ा सा इंतजार करिएगा। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जिन्हें शॉर्ट्स में वीडियो देखना बहुत पसंद है, खास करके पढ़ाई लिखाई का। वो सोचते हैं 15 सेकंड में मैं वीडियो कोई बना करके दे दूँ। ऐसे कमेंट आते रहते हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं लेगा, आपसे पहले भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, सर शॉर्ट बनाया करिए। ऐसे लोगों के लिए ना, इनकी बातें सुन करके मेरा खून खौल उठता है। मन करता है, सच बताऊं, सामने पड़ जाए तो मन यही करता है पकड़ के पहले 20 तमाचा जो है ताड़ ताड़ गालों पे मारे। किस हैसियत से? एक गुरु के हैसियत से या बड़े भाई की हैसियत से? मूर्खतापूर्ण बातें करना बंद कर दीजिए। मूवी देखने के पीछे 2 ढाई 3 घंटे बर्बाद कर देते हो। यहां तक कि कोई इंपॉर्टेंट बात छूट गई, सीन छूट गई तो बैक करके देखते हो, तब वहां समय नहीं बर्बाद होती। रील चलाते चलाते दिन भर बर्बाद कर देते हो, तब समय नहीं बर्बाद होता। मूर्ख इंसान हो। 15 सेकंड में या 15 मिनट में मैं कैसे क्या चीज़ समझा दूं? मेरे पास तो ऐसा कोई हथियार नहीं है।
जाओ, जो समझा पाए 15 मिनट में, 15 सेकंड में, जहां रील से डील मिलता हो समझ जाओ वहीं करो। और मजाक की बात क्या है, देखिए कि उनको चाहिए 60, और 60 इतना अपनाए हैं कि 5-6 साल हो जाता है, प्री ही नहीं निकल रहा है, उसके बावजूद अभी 60 वाला रास्ता छोड़ा ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। यार बताओ भैया, जीएस मुझे समझाना है, कोई चीज़ दिखाना है, चर्चा करना है, तो मैं कैसे 15 मिनट में, 20 मिनट में वीडियो बना के समझा दूँ? कॉमन सेंस की बात नहीं है क्या? कोई नाच गाना है यहाँ पे, ठुमका लगाना है, 10 मिनट में ठुमका लगा के निकल लें हम, तो आपके लिए चैनल नहीं है। ये चैनल गंभीर प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए है, जिन्हें शॉर्ट वीडियो देखना हो जा करके रील देखें और पढ़ाई पीसीएस सिविल तैयारी करना भूल जाएं। वैसे भी मैक्सिमम 90% लोग पढ़ने लिखने वाले हैं नहीं, उनको तो समझ नहीं आता है कि कोई ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं। उनको लगता है कि अभी भंडारा होगा, पूरी सब्जी खूब मिलेगा, चाप करके खाएंगे। वो कभी इस ग्रुप पे जुड़ते हैं, कभी वो छोड़ते हैं, कभी उस पर भागते हैं, कभी उसको। आधा जीवन वो ग्रुप पे उछलते कूदते खत्म कर देते हैं अपना। ऐसे मेढक प्रजातियों की ज़रूरत हमारे चैनल पे नहीं है। हमें जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए जो समझे चीज़ों को और उसको वैल्यू दे। दिन रात मर के काम करता हूं ढूंढ करके कि आपको सही रास्ता दिखा सकूं, कि आप सही रास्ते पर चल पाए। और आपको तो कुछ समझ में आता नहीं, वीडियो देख लिया, मजा भी आ गया, जान भी लिया, उसके बाद सोचा कुछ बोलना चाहिए तो मुंह है डब्बा की तरह खोल दिया, डब्बे से बदबू आए चाहे जो आए, लिख दिया लाइन 2 लाइन। दूसरे का सारा मेहनत किया कराया तुम्हारे लिए पानी होता है। तो जाओ, जिसको फॉलो कर रहे बड़े बड़े लोगों को देखो, आज तक यूट्यूब पे किसी ने बताया है, जो स्वघोषित विश्वगुरु भी बने हुए हैं, जिनके कहानियों में एक धोखेबाज प्रेमिका या लड़की जरूर रहती है, उन लोगों से जो है पूछ लीजिए कितना रिजल्ट आया है। 2-2, 2.5 लाख रुपया फीस लेते हैं लोग ना आईएएस का। पीसीएस का भी 50, 60, 70, 80 हज़ार चलता था, अभी थोड़ा कंपटीशन है, कम हो गया है। पूछ लीजिए लोगों से जा करके। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, कितने % रिजल्ट आया है? ठीक है, तो यार मेहनत करते हैं, और आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं कि आप सही रास्ते पे आओ। और ये मूर्खों वाली, गधों वाली बात करना बंद कर दीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं देखना है, नहीं समझ में आ रहा है, निकल जाइए यहाँ से। हमारे पास आपके लिए शॉर्ट नोट्स कोई नहीं है, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। वैसे भी ऑलरेडी मैं बहुत शॉर्ट कर दिया हूँ, इतना शॉर्ट कर दिया हूँ कि लोगों को यकीन ही नहीं होता। बहुत से दलाल एजेंट टाइप के लोग भी कोचिंगों के जुड़े होते हैं सारे चैनलों में, वो भी भड़काने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो कोई, मुझे उससे फ़र्क ही नहीं है। जेन्युइन जो स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाला है, वो चीज़ों को समझ जाता है, क्योंकि उसके पास ईश्वर ने आंखें दी हैं। ये बटन नहीं है, आंखें हैं, और यहाँ ऊपर दिमाग दिया है जो जानवरों से अलग होता है। इसीलिए मनुष्य को और जानवरों को अलग करा गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है। जो पढ़ा लिखा है, जेन्युइन है, सोचने समझने की क्षमता है, जिसके पास आंखें हैं, वो सब चीज़ें समझ जाता है। ठीक है, इसलिए फालतू बात मत करिए। 2 ml खून जला देते हो यार। पूरी रात में मेहनत करके एक एक क्वेश्चन ढूंढने में, ये सब चीज़ें करने में, वो तो मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तब मुझे 10-12 घंटे, 15 घंटे लग जाता है, 20 घंटे लग जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे उलझा होते 2-2, 3-3 दिन लग जाता है, और मैं बना के वीडियो दे रहा हूँ। तुमको रील चाहिए डांस वाला, है ना, तो जाओ जहाँ मिले वहाँ देखो डांस वाला। मूड मत खराब करा करिए फालतू का। पढ़ने वाले हो तो जो चीज़ दे रहा हूँ ना, तुम्हारा सौभाग्य है जो मिल जा रहा है। नहीं अभी 2-4 साल और रोते ना, प्रीलिम्स का खाता नहीं निकलता खुलता, और जा करके जहाँ से आए हैं वहीं फिर से बैक होकर के जाकर पड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, आप लोग ये मत सोचो, ये मेरे अंदर मतलब कि यार उबाल है कि यार जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो लोग इस तरह का कमेंटबाजी करेंगे। ऐसे लोग कम हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो उसी दौरान जो है मुझे बुरा लग जाता है कि भाई मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, जो आप भटके पड़े हो इतने दिन से, उसके बावजूद अच्छी चीज़ें आपको हजम ही नहीं हो रही हैं। वही कूड़ा कचड़ा, वही नोट्स, वही हर बार बैच में कोचिंग का घोषणा करने लगे, मेरा ये कोचिंग, मेरा वो कोचिंग, मेरा ये बैच, मेरा वो बैच, तो बहुत मज़ा आता है। 20-20, 25-25 क्वेश्चन
PYQ सॉल्व करके 1.5-2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, उसमें बहुत मजा आता है, तब वहाँ रील नहीं चाहिए होता है। टाइम पास हो रहा है ना, मजा आ रहा है, तो टाइम पास वाला काम मैं वैसे भी नहीं करता हूँ। मैं सही चीज बताता हूँ, पढ़ो और उसको समझो और सफल हो जाओ, है ना। और लोग हो रहे हैं लगातार, RO में भी लोग हो रहे हैं, दे रहे हैं, मेंस सफल भी होंगे, फाइनल रिजल्ट भी आएगा, PCS भी हो रहा है, अभी भी जो बैच चल रहा है RO का उसमें भी देखना होगा। और आप ऐसे ही बस कमेंटबाजी घूम घूम करके कभी उस ग्रुप को ज्वाइन करना, फिर उस छोड़ना, फिर उस ग्रुप को ज्वाइन करो, फिर उस ग्रुप को छोड़ो, ये भी एक मानसिक रोग है, जाकर डॉक्टर को दिखाइए। अरे ग्रुप किसी को ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन करो तो सोच समझ के करो, नहीं करना है तो मत करो। ये मेढक की तरह क्या कूदते हो, वहाँ भंडारा थोड़ी, पूरी सब्जी थोड़ी बटेगी। चलिए फिलहाल छोड़िए। हाँ, तो साइंस का प्रूफ लेटेस्ट जो पेपर हुआ है वह कौन सा हुआ है, अभी RO मेंस का है। इससे पहले हमने आप सभी को UPPCS 2023, UPPCS 2024, RO 2023 और 2023 री एग्जाम का प्रूफ दिखा लिया हूं। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको लेटेस्ट RO मेंस जो 2 फरवरी 2026 को पेपर हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 2 फरवरी 2026। तो आप लोग जो है उसको पढ़िए, देखिए और समझिए, पेपर निकाल लीजिए। पहली बात तो पेपर निकाल लीजिए, क्या मैं जो दिखा रहा हूं वही पेपर है या कोई दूसरा है, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे कौन सा सवाल है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है? ठीक है, आप यहां देख पा रहे होंगे। 1 मिनट, पेन नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत में सबसे तेज कंप्यूटर। अभी क्वेश्चन देखते जाइए कितना है फटाफट। ठीक है, ये है साइंस का क्वेश्चन, कंप्यूटर वाला पोर्शन साइंस के घटना चक्र में आपको मिलता है। ये ट्रांसफैट के बारे में पूछा है, जूलॉजी जीव विज्ञान से रिलेटेड है और साइंस के किताब में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अभी देखो, बाद में क्वेश्चन और सब कुछ दिखाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक क्या होता है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है थायराइड, पिट्यूरी, हाइपोथैलेमस, ये सब क्या है, कहाँ रहता है, क्या कार्य है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनीमाटा रोग, इटाई रोग, नाकनी सिंड्रोम, आसान है, 20 बार पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन है। और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु किसकी किसकी है, छठा क्वेश्चन आया है। सातवां एंटीपायरेटिक का प्रयोग कहाँ होता है, साइंस का क्वेश्चन है। और अगर हम लोग आगे आएंगे तो 8वां प्रश्न मिलेगा, भिन्न द्रव्यमान वाले समान आइसोटोप्स के बारे में बात हो रहा है, 8वां प्रश्न साइंस का है। 9वां क्वेश्चन मानव नेत्र के संदर्भ में है, प्रकाश पथ का, साइंस का है, ये करंट का लाइफ वाला है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे 10वां क्वेश्चन वेरोमेट्रिक दाब से रिलेटेड क्वेश्चन है। और 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, फिनोल एवं फार्मेल्डिहाइड आपसी अभिक्रिया से क्या बनाते हैं। 12वां क्वेश्चन जैन रासायनिक अपघटन प्रक्रिया क्या है। और 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो डायनेमो, सेलिनोमीटर, मैनोमीटर, फोटोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस का है। 14 नंबर की बात करेंगे, मानव के पाचन तंत्र के बारे में पूछा गया है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रास नली क्या कैसे गुजरता है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर भी देखेंगे, बहुत कुछ देखने वाले हैं। एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पैलिनोलॉजी, ये सब क्या है, इसके तहत क्या अध्ययन किया जाता है, 15वां क्वेश्चन है। और जो अंतिम और 16वां क्वेश्चन है वह है प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, है ना, रक्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें और है मोनोजाइट वाला, लेकिन कोई बात नहीं, वो साइंस में भी है, ज्योग्राफी में भी है, तो उसमें ऐड कर देंगे, तो मान के चलो 16 क्वेश्चन है। ठीक है, 16 क्वेश्चन का मतलब कितना है, मैं 16 में 16 यानी 100% आपको चीजें दिखाने वाला हूं, 100%। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे RO का पेपर तो सर आसान था। हाँ बिल्कुल आसान था, आसान से मतलब नहीं है, लेकिन उसी आसान में कई लोग फेल भी तो हैं। आसान पेपर मायने नहीं रखता है,
आसान इजी टफ मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका क्या हुआ। आसान तो आरओ 2023 री एग्जाम भी हुआ था, जो पहले हुआ था वो तो टफ हुआ था, अच्छा स्तर का हुआ था, लेकिन उससे तुलना करोगे उसके कंपैरिजन में तो निश्चित रूप से 23 री एग्जाम आसान था। क्या हुआ, धड़ाम हो गए बहुत से लोग। अरे होने वाले तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना किसी को प्री नहीं होगा तो परीक्षा कैसे होगा, मेंस जी होंगे फाइनल सिलेक्शन, लेकिन जो अधिकतर संख्या है वो फेल भी हुआ। उसी तरह पीसीएस 24 का बहुत कठिन पेपर था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन उसकी अपेक्षा जब 25 का आपने पेपर देखा तो थोड़ा लो हो गया, है ना। मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो वही प्रश्न उठता है क्यों नहीं हो रहा है। सर हमने कोचिंग भी कर लिया, सर हमने नोट्स भी बना लिया, हमने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, हमने लक्ष्मीकांत महेश बरवाल स्पेक्ट्रम जितना लोगों ने बताया, सीनियर ने दोस्तों ने, सब मैंने पढ़ लिया, उसके बावजूद नहीं हो रहा है। अगर आप इस कैटेगरी में शामिल हैं जहाँ पे लगता है कि प्री असंभव है, तो आज मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, इसको नो कर देना। और यहाँ पे मैं एस बोल रहा हूँ, आज के बाद आपका होगा। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपने सब देखा होगा। प्रूफ की बात है, प्रूफ मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप बिना भटके, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे क्या है कि भौकाल बहुत चल रहा है, बड़े बड़े कोचिंग वाले खूब बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन फुस हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं बैच में बड़े कोचिंग को समझ करके एडमिशन लेते हैं, बोला कुछ जाता है, दिया कुछ और जाता है, और अंततः उनका वही हाल होता है कि वो 90-95% वाली भीड़ में शामिल हो जाते हैं, प्रीलिम्स बेचारे का तब भी नहीं हो रहा है। तो मैं लेकर आया हूँ सही सटीक और प्रूफ वाला चीज़। देखो कहाँ से सारा खेल हो रहा है ना, उसको समझने की कोशिश करो, और आज से अभी से अविलंब लग जाइए। पीसीएस 6 दिसंबर है, 2026 में ही होना है, 6 दिसंबर है, बहुत टाइम नहीं है, 7-8 महीने बीतते टाइम नहीं लगता, 7-8 साल बीत जाता है, 6 महीने बहुत कम है। लग करके अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आरओ वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है, कभी भी आ जाएगी। जैसे तेज का क्लियर होगा तो सवाल उठता है कब तैयारी आप शुरू करो, अभी आज से, अन्यथा फिर वही हाल होगा जो पिछले में हुआ है। इसको जितना अच्छे समझ पाओ समझ जाओ। सबसे तेज कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत लोग कर भी लिए होंगे, ऐरावत PSAI है। बात उठती है कि सर आया कहाँ से, क्या पहले आया हुआ है, तो कह सकते हो थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है, लेकिन पूरा नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले ही ये आया है। तो जब आप घटना चक्र पढ़ते हो, नोट्स देखते हो, हर टॉपिक के आगे नोट्स भी लिखा रहता है, वहाँ भी आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में कब कौन बना, पहला कौन था, जैसे यहाँ परम 8000 है, ऐसे इसके बारे में डिटेल पढ़ते चले जाओगे, लेटेस्ट का पढ़ोगे, यहीं पे देखोगे ऐरावत PSAI वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है, जो 2024 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में 136वां था, यहाँ भी है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है फ्यूचर में कह रहे हैं, इससे पहले फ्यूचर में आएगा, जैसे यहाँ के एक क्वेश्चन आया है, 31 मार्च 2018 को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन है। क्वेश्चन यही था, सेम 17 यूपी PCS मेंस आया है। कोई बात नहीं, 17 में, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंटों को कि करंट देख करके तुरंत मत काट दिया करो पूरा प्रश्न कि अरे ये तो नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, और नीचे जब इसकी व्याख्या पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको नई चीज मिल जाएगी कि नवंबर 2024 में टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में ऐरावत PSAI भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसे 136वां स्थान मिला 500 में, है ना। टॉप 500 की नवीनतम सूची में प्रत्युष का समग्र रूप से 268वां स्थान रहा। तो क्या हुआ, अरे भाई मत पढ़ो ये वाला, प्रत्युष को छोड़ो, लेकिन ऐरावत तो पढ़ो, लेटेस्ट में क्या है आपका आंसर मिल गया, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो।
बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ट्रांस फैट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छे को कम करता है, यह हृदय की बीमारी के खतरे को बढ़ाता है, यह LDL कोलेस्ट्रॉल बुरे को बढ़ाता है, यह प्रकार 2 डायबिटीज खतरे को कम करता है। क्या है इसमें गलत, हमें यही देखना है। बात आती है कहाँ से देखें, ये तो बड़ा बवाली क्वेश्चन लग रहा है सर, अच्छे लेवल का लग रहा है। बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे इजी भी नहीं कर सकते, बहुत कठिन भी नहीं कर सकते, कैसे आपने पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छे लेवल का प्रश्न बनाया गया है, अगर अच्छे से इसके बारे में जानकारी नहीं है तब निश्चित रूप से आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं आया कहाँ से, उसकी बात करेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन, ध्यान रखना घटना चक्र पूर्वावलोकन किसी की किताब नहीं है, न मेरी है न किसी की है, आयोग की ही है। आयोग के प्रश्नों का संग्रह है, PYQ है। घटना चक्र पब्लिकेशन है, उसका कोई राइटर क्या होता है, वो संग्रह होता है, उसको थोड़ा सा व्याख्या वगैरह अच्छे करके उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, सारा का सारा PYQ आपको एक साथ थोड़ा व्यवस्थित तरीके से। तो उस किताब को ये मत मानो किसी का है किताब, वो आयोग का ही किताब है, उसी को और सुंदर कर दिया गया है। तो वहां से हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या लाभ मिल रहा है वो हमें देखना है। कोई भी राइटर है, किताब है, इंसान ही ने लिखा है, उसको कैसे पेश किया है, उससे हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, हमें उससे मतलब होना चाहिए। तो घटना चक्र का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, घटना चक्र आपका काम कर रहा है, आपका जो है प्रीलिम्स निकलवा दे रहा है, तो बुराई क्या है, उसको लेके पढ़ो, क्यों मैं भी निंदा करूँ। तो इस प्रश्न को देखा आपने। दूसरा क्वेश्चन है, आइए, घटना चक्र पूर्वावलोकन ही जब आप खोलते हैं तो बड़ा ही साफ साफ लिखा है कि ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल को स्तर को बढ़ाता है। साफ साफ LDL, वहां हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिख दिया है, स्पेलिंग लिख दिया है। अच्छे, यहां देखो, अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। खराब यानी बुरे को क्या करता है, बढ़ाता है। अच्छे वाले को क्या करता है, कम करता है। हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है, निश्चित सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन तो आपको साफ साफ मिल गया। यह HDL, अरे भाई यही है ना, और यहां पे क्या है, LDL, यही तो है, कम करता है, बिल्कुल सही बात है। और हृदय की बीमारी को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। खतरे को बढ़ाता है, सही बात है। बुरे को बढ़ाता है, पढ़ लिया, यही डी ऑप्शन गलत है। 3 ऑप्शन साफ साफ देखो ना भाई, यहाँ पे LDL, यहाँ पे HDL, यही तो लिखा है। इस प्रकार से आपने नोट्स में भी पढ़ लिया, और नोट्स में नहीं ध्यान गया, कोई बात नहीं, कहीं न कहीं इससे रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया हुआ है। हमने कितने ध्यान से उसे पढ़ा, मुझे ये नहीं निर्णय लेना है कि ये IAS में पूछा गया है क्वेश्चन तो इसको नहीं पढ़ेंगे, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। ये बिहार में आया है तो यूपी में क्यों आ गया? अरे बिहार हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, GS किसी का नहीं होता, GS कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आहार उत्पादों से, ट्रांसवसा से रिलेटेड है और IAS का क्वेश्चन है। इसमें आपने पढ़ा, आपको कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा आपको मिल गया है अगर समझ पाएंगे। लेकिन जब नीचे आप आते हो और इसको पढ़ने के साथ साथ आप व्याख्या पे पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं ट्रांस फैट के बारे में, कि इससे क्या फ़ायदा होता है। शरीर में खराब या बुरे LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है, और अलग अलग आपको जानकारी मिल गई है। एकदम 100% प्रूफ, तीनों का तीनों ऑप्शन सेम टू सेम। पढ़ा कैसे आपने, माने रखता है। किताब तो सबके पास है, किताबों का लाइब्रेरी बना रखा है लोगों ने, बोरी बोरी भर भर के किताब लोगों ने खरीदवा दिया है, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर रुक जा रहा है। क्यों रुक जा रहा है? रियलाइज करो, अपनी गलतियों का एहसास करो और आज ही सुधार करो, मत टाइम बर्बाद करो, लग करके निकल जाओ। जो हमने सीखा है वो मैं आपको बांटता हूँ, जो हमने देखा है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको खराब लगे, लेकिन मैं हूँ। उसी तरह
जैसे आप मुझे देख रहे हो। गलत बात करोगे तो बुरा लगेगा, किसी को भी लगेगा। आपके बारे में मैं बोलूँगा तो आपको भी बुरा लगेगा। दिन भर आपके लिए मेहनत करता हूँ मैं। क्यों करता हूँ भाई? रिश्तेदार हो मेरे, है ना? या मैं पैसा मांग रहा हूँ आपसे? आप देते हो मुझे, हर महीने तनख्वाह देते हो क्या? नहीं ना। क्यों मदद कर रहा हूँ? निस्वार्थ। ये सब निस्वार्थ, फ्री में ही तो कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए बैच कह दोगे कि बैच में सर फीस लेते हैं, बिल्कुल फीस लेंगे, क्योंकि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। तो स्पेशल उनके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, स्पेशल उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, सब कुछ टाइपिंग वगैरह सब कुछ कराना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो फीस लेंगे। फीस लेना एक गुरु का अधिकार है। हाँ, कुछ लोग गुरु दक्षिणा कह करके बड़े शान से जो है गुरु दक्षिणा को तय कर देते हैं। मैं गुरु दक्षिणा नहीं लेता हूँ। गुरु दक्षिणा आपका सिलेक्शन मेरे लिए होगा। मैं फीस ही लेता हूँ और फीस ही लूँगा। गुरु दक्षिणा को बदनाम नहीं करना है। गुरु दक्षिणा कभी गुरु तय नहीं करता है कि मुझे 2500, 2000, 5000, 10,000 चाहिए। वो फीस होता है। गुरु दक्षिणा तो स्वेच्छा से दिया जाता है। जो भी शिष्य गुरु को अर्पित कर दे, प्रदान कर दे, वो होता है गुरु दक्षिणा। ये फीस ही है। गुरु दक्षिणा आपका सिलेक्शन मेरे लिए होगा। आप दे उस समय, चाहे न दे, लेकिन मेरे लिए आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। अभी मुझे फीस चाहिए, गुरु दक्षिणा अभी नहीं लूँगा। गुरु दक्षिणा सिलेक्शन आप ले लेना, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। गुरु दक्षिणा को कुछ लोग बदनाम करते हैं, है ना, और सब चीज़ों का शाब्दिक अर्थ बड़े ही अच्छे से करते हैं, लेकिन गुरु दक्षिणा के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं। तो यहाँ ब्लैकमेलिंग नहीं चलती है, जो है साफ साफ है। ये गुरु दक्षिणा नहीं, फीस लेता हूँ, स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ, पूरा आपका क्वेश्चन सेट करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और उसको टाइपिंग करवाता हूँ। सब बहुत मेहनत, दिन भर लगे रहेंगे आपके लिए। तो निश्चित रूप से बिना अर्थ का दुनिया नहीं चल सकता एक दिन। तो मैं और तुम क्या चीज़ हो? नौकरी कर रहे हो किस लिए? समाज सेवा के लिए। अब इतनी नौकरी करेंगे नहीं, वो दिख रहा है 1 लाख 1.5 लाख रुपया गड्डी दिख रहा है महीने का, उसके लिए तैयारी कर रहे हो। पहले उसके लिए तैयारी कर रहे हो, बाद में आता है राष्ट्र और समाज सेवा। हकीकत यही है। क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता? ग्रेफाइट, DO2, साधारण पानी, भारी पानी, सब आपने पढ़ा होगा अच्छे से। H2O बिल्कुल है, ग्रेफाइट है, लेकिन कौन नहीं है? कई जगह आया है यार। आसान क्वेश्चन है भाई, आओ ना, चलो देखते हैं प्रूफ। आपकी आंखों के सामने कई बार आता है, व्याख्या आप पढ़ते हो तब भी जो है पता चलता है। यहाँ पे ग्रेफाइट दिया हुआ है, वेरिलियम का प्रयोग भी मंदक के रूप में होता है। देखो एक नया शब्द भी, अभी आपने ग्रेफाइट और आपने पढ़ा होगा ड्यूटेरियम, भारी जल, हैवी वाटर, क्या क्या आपने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और नया चीज़ मिल गया, हल्का जल यानी साधारण हल्का जल, साधारण जल, भारी जल यानी हैवी वाटर, इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है, और ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। कितनी बार आया है क्वेश्चन भाई? यहाँ देखो, लाइट वाटर, हल्का जल या साधारण जल, H2O, ये सब दिया तो है। चलो आगे आओ। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? यहाँ भी देखो, यहाँ पे ऑप्शन 2 मिल गया, ग्रेफाइट भी दे दिया है, साधारण जल भी दे दिया है। बिल्कुल है, साधारण जल माने हल्का ही जल, H2O, ठीक है, उसी की बात हो रही है। तब ग्रेफाइट भी दे दिया, साधारण, इसलिए आंसर 2 हो गया। तो आपको जो है ध्यान रखना है। बाय द वे ऐसे विवादित क्वेश्चन होता है तो आयोग 2 उत्तर मान लेता है। व्याख्या में फिर पढ़ लो, बार बार पढ़ो। ग्रेफाइट, भारी जल, साधारण जल का प्रयोग होता है ना। और जो आपको मिले जानकारी पूरा पढ़ लो, जो जो इम्पॉर्टेंट मिले उसको हाईलाइट करते चले जाओ। धीरे धीरे पढ़ते चले जाओगे। ये सब एक दिन ऐसा होता है कि रटता चला जाता है। लो भाई फिर से आ गया, सादा पानी, भारी पानी, अगर एक आधा और रहेगा 3 हो जाएगा। इसमें 2 आंसर है तो दोनों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारी पानी, साधारण पानी और ग्रेफाइट, बेरिलियम, ये सब मंदक है, ठीक है। चलो आओ, अब ये देख लिया आपने, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। यहाँ डिटेल में भी आप देखोगे, नोट्स में भी ऊपर देख लोगे, यहाँ भी देखो, हल्का जल या सामान्य जल एक ही होता है। हल्का जल,
सामान्य जल को अलग अलग मत कर देना। हल्का जल या सामान्य जल एक ही है, ठीक है। हल्का जल, सामान्य जल H2O एक ही है। भारी जल ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। ये चारों नाम पढ़ोगे बार बार दिमाग में बैठता चला जाएगा। रटना थोड़ी ना होता है, बार बार पढ़ना है। कुछ लोग सोचते हैं एक ही बार पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको कई राउंड पढ़ना होगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रंथ अधिविक्र, थायराइड, पिट्यूरी, हाइपोथैलेमस। अरे भाई अधिविक्र अगर जरा सा भी पढ़े हो तो यहीं पे मिल गया विक्र आंसर। थायराइड के बारे में नहीं पढ़ा है, इतना आसान होता है। थायराइड कहाँ होता है? गर्दन उर्दन में कुछ नमक की कमी से कुछ होता है, इस कदर कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है। पिट्यूरी को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। अगर तुमने यहाँ देखो ऑप्शन मजाक वाला सेट किए हैं, आर मेंस में हद है। अगर आपने एक भी विक को पकड़ लिया तो खुद ही क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि आओ यहीं पे मैं बैठा हूँ, टिक करो, निकलो, काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो। और परीक्षा में सबसे सही तरीका यही होता है कि इस तरह का ऑप्शन मिला कि ए में दो एक ही जगह है और कहीं है ही नहीं, तो मत मिलाओ, विद्वता दूसरी जगह दिखाना। यहाँ पे टाइम बचाओ, फटाक से बी टिक करो, निकलो आगे। छोड़ो थायराइड पिट्यूरी को अगर पता है, नहीं अधिविक्र पता है, थायराइड को देखो गर्दन, बी का 1, बी का 1 में भी संयोग से एक ही ऑप्शन है, मिलाओ, निकलो, छोड़ दो। पिट्यूरी कहाँ है तो अपने आप आंसर। अगर इसको ही पिट्यूरी पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है अगर पता चल गया तो भी देखोगे एक ही में 4 है। ऑप्शन ऐसा सेट किया है कि एक ही अगर ऑप्शन आपको पता है, एक भी आंसर पता है, तो आपका आंसर अपने आप सही हो जाएगा। मेरा काम है प्रूफ दिखाना, तो मैं दिखाऊंगा। थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है। आपने सब पढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा कि मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के अधर के तल पर स्थित है गर्दन का भाग। यही तो थायराइड, क्या लिखा है भाई? यही तो लिखा है गर्दन का आधार, गर्दन का भाग थायराइड के लिए, ठीक है। आओ अन्य ऑप्शन भी दिखा देते हैं। टोटल संतुष्ट करेंगे, एकदम भरपूर संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। बार बार पढ़ो, नया नया पढ़ोगे, बहुत कुछ चीज़ें मिलती जाती है। पिट्यूरी के बारे में भी मिलेगा, है ना, क्या होता है, थायराइड्स क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है आपको। पिट्यूरी अर्थात पीयूष ग्रंथि, हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूरी होता है ना। अंतःस्रावी ग्रंथों में आता है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथ होता है, वजन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई क्या होता है? इसी को कहते हैं, क्या होता नहीं है, इसी को कहते हैं, किसको? पिट्यूरी पीयूष ग्रंथि को। आपने पढ़ते पढ़ते एक नई बात भी जानकारी लिया कि भाई पीयूष या पिट्यूरी ग्रंथ को हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। देखो कितना अच्छा जानकारी मिला। पीयूष पिट्यूरी ग्रंथि कहाँ है? साफ साफ लिख तो रहा है, मस्तिष्क में है। यही तो ऑप्शन था, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। साफ 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 साफ, एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ है ना। फिर लुसेंट में देख लो बहुत अच्छे से। अधिविक्र विक्र के ऊपर स्थित होता है। कहाँ होता है? विक्र के ऊपर होता है। इसका मुख्य कारक क्या क्या है ये भी पढ़ लिया, ठीक है। यही तो दिया है अधिविक्र, कहाँ गया अधिविक्र? क्वेश्चन ये है, यहाँ देखो अधिविक्र, विक्र केवल दे दिया, ऊपर नीचे नहीं दिया, तो क्या मतलब है? विक्र तो दिया है, ऑप्शन खुद ही बुला लिया, आगे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ आगे इसका लेवल हो सकता है थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर दे, फंसाने वाला कर दे, इसलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना होगा। अधिविक्र के बारे में दे दिया है, यह विक्र के ऊपर स्थित होता है, बार बार पढ़ लिए, जान गए। और इसी तरह मेड्यूला क्या होता है इसको पढ़ लो, हो सकता है अगली बार मेड्यूला के बारे में पूछ ले। थायरॉक्सिन के बारे में दिया हुआ है, कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर काम करता है कि क्या करता है, सारा अच्छे से पढ़ोगे तब तो आएगा ना भाई, हैं? सब पढ़ो बढ़िया से। दिया हुआ है पीयूष ग्रंथि, यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में स्थित एक गड्ढे में स्थित होती है।
इसको सेल्टर्सिका कहते हैं। लो भाई, सेल्टर्सिका, नया नया पीयूष ग्रंथ के बारे में कितना नया नया नाम निकल करके आ गया। सब जानो कितनी वजन होती है, क्या होता है, मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। अच्छे से जानिए, पढ़िएगे तब तो जानकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट प्रदूषण बढ़ने से होता है, मिनी माता रोग मरकरी यानी पारे से होता है। जापान का पढ़ा होगा आपने। इटाई इटाई रोग क्या आर्सेनिक से पढ़ा है? तो गलत पढ़ा है, आर्सेनिक नहीं है। नाक नी सिंड्रोम फ्लोराइड प्रदूषण बढ़ने से होता है। यस, होता है। सी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि इटाई इटाई रोग आर्सेनिक से नहीं होता है। कई बार पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। होता किससे है, आओ दिखाते हैं। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक प्रदूषण कैसे होता है? नाइट्रेट से होता है। एक बार, कई बार। ये देखो, मेंस 2004, राजस्थान प्री 2000, इसमें यहाँ व्याख्या में पढ़ लिया अच्छे से और सब चीज़ें दिया है। फिर आओ, फिर MPPC 2024 ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? मोग्लोबिन, लेकिन मीथेमोग्लोबिन के साथ क्या है? नाइट्रेट भी होता है। इसके बारे में भी जानकारी मिल रहा है। ओवरऑल क्या है, इसको अच्छे से पढ़ोगे तब इसका ऑप्शन सटीक यहाँ है। PCS में भी पूछा गया था, विवादित क्वेश्चन हुआ था, और ये देखो यहाँ पर है। ठीक है, तो इन्होंने मीथेमोग्लोबिन माना था, लेकिन विवादित होने के कारण दोनों आंसर माना गया था, नाइट्रेट और दोनों। ठीक है, PCS में पूछा, MP में पूछा, मिनी माता पारा मरकरी में हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? जापान की मिनी माता की एक खाड़ी थी, पारा समन्वित मछलियों को खाने से हुई मिनी माता व्याधि की संज्ञा दी गई। ठीक है, क्या क्या होता है इससे समस्याएं, वो सब भी पढ़ लो अच्छे से। मिनी माता रोग फिर से देखो आ गया है, तो क्या करोगे? पारा मरकरी। ठीक है, कितनी बार पूछा है, कितनी बार पूछा है। कैडमियम नहीं, कैडमियम में अभी एक पढ़े थे ना, मिनी माता इटाई इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम 2008 मेंस। यहाँ पे देखो PCS प्री 2022, ये सब हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, ये भी इटाई इटाई रोग भी देखो सर्वप्रथम जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया था। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम की विमोचन से यह रोग फैला था। और इटाई इटाई रोग भी जापान से फैला था, लेकिन मिनी माता से नहीं। मिनी माता व्याधि वो अलग है, वो मिनी माता सागर टाइप का था ना, क्या पढ़े थे अभी ऊपर। मिनी माता खाड़ी, एक है खाड़ी। मिनी माता जो व्याधि है, जो मरकरी पारा से हुआ है, वह जापान से तो रिलेटेड है, लेकिन मिनी माता की खाई से है। वहां जो मछलियां थी वो खा ली पारा, और जो मछलियों को इंसानों ने खा लिया, फिर उनको दिक्कत हो गई, है ना। और इटाई इटाई ठीक है जापान से है, लेकिन जो है यह टोयामा नामक प्रांत में मिला था, और वहाँ पानी से रिलेटेड नहीं, खनन कार्य के द्वारा नदियों में, जो यहाँ पे प्रांत में टोयामा प्रांत में खनन हुआ, और उस खनन द्वारा नदियों में जो कैडमियम गया, उसके कारण यह रोग फैला था, इटाई इटाई रोग। अच्छे से जान लिया ना, कितनी बार आया, कितनी बार आया है, पढ़ो बार बार। नाकनी सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? फ्लोराइड है ना, से है। और एक क्वेश्चन बार बार आया है, अच्छे से पढ़िए। क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है इंसानों के ऊपर, ये सब भी दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर देखिए, ये क्वेश्चन प्री 2017 में लगभग वही क्वेश्चन है ना। मिनी माता, पारा या मरकरी, इटाई इटाई, कैडमियम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट आयन। 3 ऑप्शन तो सेम वही मिल गया, सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग हो गया। फ्लोराइड आयन, यहाँ जो अपच दिया यही गलत है। यहीं पे जो है क्या होता है, नाकनी सिंड्रोम, तो बात बन जाती, 100% प्रूफ हो जाता है। कोई बात नहीं, जगह जगह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से भी कैसे भी प्रॉफिट हो उसे उठाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ बात करेंगे। जर्मन सिल्वर, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जर्मन सिल्वर को ही निकेल सिल्वर भी बोला जाता है, निकेल सिल्वर भी बोला जाता है जर्मन सिल्वर को। और ध्यान रखना, सिल्वर माने होता है हिंदी में चांदी। सिल्वर माने क्या होता है हिंदी में? चांदी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सिल्वर में चांदी का 0% भी नहीं होता।
मतलब चांदी होता ही नहीं। तो होता क्या है? तांबा, निकेल, जस्ता। बिल्कुल चांदी चांदी आ गया, दोनों ऑप्शन तो ऐसे काट दो। यहाँ लेड आ गया, इस कारण कट गया, बचा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आओ प्रूफ देख लेते हैं। जैसे ही आप घटना चक्र का नोट्स खोलोगे, शुरुआत में जो दिया रहता है, तो वहाँ भी आप पढ़ोगे तो सारे चीज़ों के बारे में दिया है। स्टील के बारे में, टांका, कांसा, है ना, ब्रांज, बेल मेटल, सारे के बारे में, गन मेटल, किसमें क्या है ये भी दिया हुआ है। और यहाँ पर नहीं ध्यान दिए, स्लिप हो गया, तो आगे आओ, क्वेश्चन पढ़ो, है ना, क्या क्या है। चलो यहाँ से बहुत कुछ नहीं मिल पाया कि चांदी नहीं दिया है, निकेल दे दिया है, कोई बात नहीं। आओ IAS 2000 में पूछा है प्री में, जर्मन सिल्वर को ही निकेल सिल्वर कहा जाता है। तांबा 50 से 80%, जस्ता लगभग 10 से 35%, निकेल लगभग 5 से 20%। पता चल गया कि भाई जस्ता है, तांबा है, निकेल है, इसमें चांदी नहीं होती, साफ साफ कह भी रहा है। और यहाँ पे अन्य क्वेश्चन भी आए हुए हैं, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, तो 0% या इनमें से कोई नहीं। 0% भाई, 0%, मतलब चांदी होता ही नहीं जर्मन सिल्वर में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, एंटी पायरेटिक। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं कि ये पेपर मैंने जो अभी साइंस का ढूंढा है, कल रात में लगभग 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक मैंने काम किया, ठीक है। और संयोग से कल जो बैच चल रहा है PCS ROE का फतह बैच, उसमें इन सब प्रश्नों पे चर्चा हुआ। और ऑलरेडी टेस्ट 7 बजे मैं डाल देता हूं, सवेरे मैं तैयार कर लेता हूं, और ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था। फिर जब मैंने मिलाना शुरू किया तो देखा कि ये क्वेश्चन मैंने तो पूछा है, डिस्कशन भी किया है। एंटीपायरेटिक का प्रयोग कहाँ होता है, एंटीबायोटिक का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये सब चीज़ें बार बार आए हुए हैं। और टेस्ट में क्वेश्चन ऐसे जो आयोग के पैटर्न चल रहा है, और जो आयोग के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस करता हूँ और टेस्ट में शामिल करता रहता हूँ, ताकि आप उसको देखते रहो, प्रैक्टिस में रहो, और तड़ातड़ देखते ही प्रश्न मारो धाए धाए, धुआं धुआं। तो अभी मैं इसका भी प्रूफ दिखाऊंगा। आसान है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न सेट करता हूं कि दिमाग का आपका खराब हो जाता है। ये देखो, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? कोई बात नहीं, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है, हमने पढ़ लिया, हमको अच्छा लगा, लेकिन हमने नीचे भी ध्यान दिया। एस्पिरिन पेड़ के लैक्टस से प्राप्त होती है, लैक्टस माने जो दूध निकलता है। एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है, ठीक है। इनडायरेक्टली वेदना निवारक का भी कार्य करता है, लेकिन मेन ज्वर होने पर काम होता है। फिर से आ गया, एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का कहाँ प्रयोग होता है? ज्वर में, ठीक है। मेन ज्वर और दर्द दोनों है, लेकिन ज्वर को यानी बुखार को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। दर्द को अगर ज्वर नहीं है तब आप वेदना या दर्द का ऑप्शन चुनोगे, लेकिन ज्वर और दर्द दोनों है तो किसको प्रायोरिटी देना है? ज्वर को, बुखार को, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और एंटीबायोटिक्स के बारे में देखो, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त कैसे होते हैं, इसके बारे में पढ़ लो। निम्नलिखित में एंटीबायोटिक कौन सा है, सब कुछ दिया है बढ़िया से। अब इन सब पे चर्चा हुआ। ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक क्या होता है? ज्वरनाशी साफ साफ देखो लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा है, एंटीपायरेटिक यहाँ पे हिंदी में लिखा है। ज्वरनाशी होता है एंटीपायरेटिक, यही तो कह रहा है। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जो मैंने डे 9 ध्यान रखना, ये डे 9 का टेस्ट है, यानी ये 10 मार्च का टेस्ट है। और ऑलरेडी भाई पहले ही लिखे रहेंगे तभी तो 9 तारीख को करा पाऊंगा। ये तो हाथ से लिखा हुआ फोटो है, इसका टाइपिंग भी हुआ है। और अभी और प्रूफ दिखाता हूँ, यहाँ देखो, इस तरह के रिलेटेड कितने प्रश्न मैंने सेट किया है।
इस प्रश्न को हल करने में लोगों की हालत खराब हो गई, क्योंकि पैरासीटामॉल के बारे में तो यही पता है कि 1 का 2 होगा, बस 2 का इधर तो सवाल ही नहीं सोचने का। इसी में लोगों ने कल इस टेस्ट में 99% क्या हमें लगता है 100% गलत जवाब दिए हैं, क्योंकि हमने दिमाग को दही करवा दिया इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि पैरासीटामॉल केवल बुखार के लिए नहीं, दर्द में भी राहत देने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? सिंपल सी इसका ऑप्शन है 1 2 3 4। ज्वरनाशक फेनएसिटिन, दर्दनाशक पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल ज्वर में भी दिया जाता है, लेकिन पैरासीटामॉल दर्दनाशक भी होता है, और एकदम 100% ज्वरनाशक फेनएसिटिन होता है। पूतरोधी आयोडोफार्म, प्रशांतक रेजरपाइन। ये आंसर है। 100% गलत जवाब दिया, क्योंकि दिमाग में तुरंत, मैं भी होता, हो सकता है गलत जवाब दे देता, नहीं पढ़ा होता तो ऐसे प्रश्नों को ऑलरेडी जो है आपका कराया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न को सेट किया गया है, इसको टाइपिंग भी करवा दिया है, तो हैंड राइटिंग वाला ही फोटो खींच दिया। और आपको दिखाना चाहूँगा कि 9 मार्च को इसका जो टारगेट टेस्ट हुआ है, 9 मार्च को, यहाँ देखो 9 मार्च को हो गया है, जो कि 10 तारीख को, और आज 11 को वीडियो बना रहा हूँ, 10 को ही टेस्ट हो चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे हो सकता है सर पहले आपने एक करा दिया हो, तो भाई कोई बात नहीं। अगर गुरु के जबान पर आपको विश्वास नहीं है, सबके भीड़ में हमको भी रख दिए हैं, तो कोई बात नहीं। अब बजरंग बली तो नहीं है सीना चीर के दिखा देंगे। विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूं भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों के परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक, जिसे हिंदी में समस्थानिक और इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ये भी टेस्ट में शामिल करा चुका हूं। आइए दिखाते हैं। अब ये देखो कितनी बार आया है, छत्तीसगढ़ ने पूछा है, उत्तराखंड ने भी पूछा है, यूपी ने भी पूछा है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाता है? समस्थानिक आइसोटोप्स। यही तो है आंसर। अरे भाई ये लंबा चौड़ा दिख गया, डर गए क्या? यही है, छोटे में लिख दिया है भिन्न द्रव्यमान, काम खत्म। भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले समान तत्वों के परमाणु क्या कहलाते हैं, थोड़ा सा शार्ट में लिख दिया है वही। ठीक है, तो एक यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी संख्या समान किंतु द्रव्यमान भिन्न होती है, समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं। फिर देखो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक UDA-LDA। फिर से आ गया परमाणु नाभिक आइसोटॉप, क्या होता है? BPSC ने पूछ लिया है ना। तो घुमा फिरा के कई तरह से आ रहे हैं। अब आओ, अब ये वाला क्वेश्चन किस टेस्ट में डाला हूं, वो तो चलो नज़दीकी वाला हो गया कि भाई 10 तारीख को सर आपने दिखा दिया। ये वाला देख लो, ये वाला जो डेट है वो है 6 मार्च, डे 7 मार्च 6, डे 7 मार्च 6 मार्च को ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। आज 11 है, 6 मार्च को ही। आओ देखते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती उसे कहते हैं। मैंने ये ऑप्शन बनाया है, देख लो। ये ऑलरेडी टेस्ट 6 मार्च को ही हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप देखोगे। फिर यही मैंने टाइपिंग करवा दिया, यहाँ पे टाइपिंग आ गया, देखो ये टाइप करवा दिया। ये डे 7 और डे 7 का टेस्ट है और ये हुआ है 6 मार्च को ही हो गया है। ऊपर जो दिखाया वो 10 मार्च को हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मानव नेत्र बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन अगर आप आसान समझ रहे हैं तो गड़बड़ है। अच्छा प्रश्न, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मानव नेत्र के संदर्भ में प्रकाश पथ का सही क्रम पहचानना है। अब भैया कार्निया,
पिपिल, रेटिना, कार्निया, प्यूपिल, लेंस, क्या क्या दिया है, दिमाग खराब हो गया। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तब आपको इसका आंसर दे पाओगे, नहीं पहला आसानी से कुछ लोग करके निकल लेंगे। कुछ लोग रेटिना के बारे में कहें, नहीं रेटिना होना चाहिए, इस तरह से आप जो है अनुमान लगाओगे। कुल मिलाकर के वो सही होगा या नहीं पता नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया कार्निया क्या होता है, पहले कार्निया पे पढ़ता है कि कहाँ पढ़ता है, प्यूपिल क्या होता है, नेत्र तारा को कहते हैं क्या, लेंस को क्या कहते हैं, रेटिना क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कहाँ से सॉल्व करते, अच्छा प्रश्न है। हाँ, अच्छे प्रश्न भी लोग सॉल्व करते हैं पढ़ते पढ़ते, बार बार पढ़ते पढ़ते। ठीक है, आपको आता है तो ठीक है। और हम कह रहे हैं 100% मैं दे रहा हूँ, 100% या 65% पे तो आपका प्रीलिम्स हो जा रहा है। काहे 100% पढ़े हो, यहाँ पढ़ो। किरणें, किरणें मतलब प्रकाश ही होता है। कार्निया पर पड़ता है, पहला हिंट मिल गया। कार्निया और उससे होकर कहा जाता है पुतली, पुतली को ही प्यूपिल कहते हैं। पुतली के रास्ते से कहाँ जाता है, लेंस। ठीक है, दृष्टिपटल, रेटिना। एक क्रम इस प्रकार से है, कार्निया, पुतली, लेंस, रेटिना। चलो संतुष्टि बहुत नहीं हुआ है ना, यही तो है। कार्निया, प्यूपिल माने पुतली, लेंस, उसके बाद रेटिना लास्ट में, यही आंसर है। आइए आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर दिखाते हैं क्रम से। ये तो है आपका, देखिए घटना चक्र का फोटो। अब आपको मैं दिखाता हूं लुसेंट बाबा से, बहुत ही साफ साफ दिया हुआ है मानव नेत्र के बारे में। यहां पे कह रहा है कार्निया किसको कहते हैं, जो दान में दिया जाता है, ये सब चीजें। आंख में प्रकाश, एक क्या लिखा है भाई, आंख में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आंख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। तो कार्निया से होकर प्रवेश होता है, बिल्कुल सही। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उसे आंख की पुतली, प्यूपिल कहते हैं, या इसी को हिंदी में नेत्र तारा भी कहा जाता है। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश का नियंत्रण करना होता है। अभी देखना, आइरिस का कार्य क्या है, प्रकाश को नियंत्रण करना। प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है, फिर आइरिस आता है। आइरिस के बाद ये आइरिस है और रेटिना है। ध्यान रखना, आइरिस बीच में गायब कर दिया है, क्वेश्चन में आपके आइरिस की चर्चा ही नहीं है, रेटिना की बात हो रही है। ये है आइरिस। आइरिस, आइरिस क्या होता है, आइरिस के बीच में एक छेद होता है, उसी छेद को आंख की पुतली कहा जाता है। हिंदी में नेत्र तारा भी कहा जाता है, इंग्लिश में प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको मिल गया कार्निया, पुतली यानी प्यूपिल, ये सब चीज़ें मिल गया। और आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। रक्त पटल के नीचे आँख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है ना। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको पूरा का पूरा हिंट मिल गया, कार्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। ठीक है, तो ये सब बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। और कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन नहीं भी हो रहा, मान लो बहुत अंदर की बात पूछ दिया है। अच्छा देखो, एक अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, जिस स्थान पर प्रकाश का सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है। सबसे लास्ट में रेटिना आता है, रेटिना को छेद करके प्रकाश मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, इसीलिए उस स्थान को अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि हो न हो रेटिना लास्ट में होगा। उससे पहले कार्निया, कार्निया के बाद आइरिस, आइरिस के बाद प्यूपिल, फिर आइरिस और रेटिना के बीच में लेंस, लास्ट में रेटिना। और जब रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में प्रकाश जाता है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस स्थान को अंधबिंदु कहते हैं। पीत बिंदु क्या होता है, ये सब चीज़ें आप बार बार पढ़ते चलिए, होता जाएगा। ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बेरोमेट्रिक दाब भाग। बेरोमेट्रिक दाब का भाग जो जल वाष्प के कारण होता है, बहुत दबाव नहीं लेना है। वायुमंडलीय दाब,
ठीक है, वाष्प दाब ये सब चीज़ें बेवकूफ़ बनाया है। और सिंपल सी बात है, ये सब आसान है, कर भी लिए होंगे लोग। पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या होता है? बार होता है। बार का मतलब वही है भाई, ठीक है। पास्कल क्या होता है? ये सब तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े ही होंगे आप, ठीक है। बैरोग्राफ, बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। बैरोग्राफ और बैरोमीटर में अंतर है, वो सब भी जान लो क्या होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, फंस गए थे लोग, ठीक है। और ऐसे ही मीटर मीटर बहुत कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा फास्ट करते हैं, नहीं तो लोग उब रहे होंगे, जिनको मूवी देखना है, कहीं जाना है। पढ़ाई ज़्यादा जरूरी, जिसको काम करना है उसको परेशानी हो रही होगी हमारे वीडियो से, क्योंकि मैं समझा करता हूँ, उनको चाहिए 15 सेकंड में। कोई नाचे गाए और चला जाए, उनको मज़ा आ जाए, तो मज़ा यहाँ नहीं दिया जाता है। यहाँ चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छा। फिनाल या फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड आपसी अभिक्रिया से क्या बनाते हैं? बैकेलाइट या बेकेलाइट? कभी बैकेलाइट मिल जाए, कभी बेकेलाइट मिल जाएगा, तो सी ऑप्शन सही है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आपने कितने ध्यान से पढ़ा है इस पर डिपेंड करेगा। निम्नलिखित में किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? साफ साफ दिया हुआ है कि फिनाल का प्रयोग बेकेलाइट के लिए किया जाता है। व्याख्या में पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन जब पढ़ोगे तो यहाँ मिलेगा कि लियो बैकलैंड ने फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। साफ साफ मिल गया। यूपीपीसीएस मेंस 2010। और आगे बढ़ोगे तो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2016 में बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? फिनाल, फेनाल, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप कितने अच्छे से पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे क्वेश्चन का लाभ उठाना है, ये कला आप सीख जाते हो, तो समझ लो कि आपका प्रीलिम्स का काम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो दिया रहता है ना, एक टाइम पास करने के लिए नहीं, इसको अच्छे से पढ़ा करिए। खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। एक्सप्लेन जितना भी चीज़ें किया है, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ा करो। कुछ नहीं, बहुत कुछ नए नए चीज़ मिलते हैं। केवल क्वेश्चन पढ़ोगे और इसका आंसर पढ़ोगे, चले जाओगे, सोचोगे व्याख्या में छोड़ देता हूँ, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, कौन पढ़ेगा, कहाँ टाइम है, तो माफ़ करिएगा, नहीं होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 12, जैव रासायनिक अपघटन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, बिल्कुल यही कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, एम एनवायरमेंट में भी दिखाया था आपको, और यहाँ भी दिखा देते हैं जैव ऑक्सीजन मांग क्या होता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। जैव ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, जल प्रदूषण मापने की इकाई होती है। बीओडी का अधिक होना यानी जल संक्रमित हो जाता है, यही सब चीज़ें होती है। तो यही है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। बेहद ही इजी सवाल है, यही है ना। जैव रासायनिक अपघटन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक है, ठीक है। अरे ऑक्सीजन रासायनिक ही चीज़ें तो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या है जैव ऑक्सीजन मांग। बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए होता है। और क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। डायनेमो, क्या एक ही आंसर हमें आ रहा हो तो सॉल्व कर सकते हैं? डायनेमो आपने पढ़ा होगा, अरे कहाँ यहाँ जा रहे हो। ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को की प्रक्रिया डायनेमो करती है। अगर डायनेमो आपने जान लिया तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन ने खुद अपने पास बुलाया कि आओ, क्यों टाइम पास कर रहे हो, ये देखो यहाँ मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, इसे सॉल्व करो और निकलो, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, समय न कम पड़ जाए। बाद में सीखना मैनोमीटर क्या है। फोटोमीटर से तो पढ़ के ही लग रहा है कि फोटो प्रकाश और काश कुछ लग रहा है क्या? प्रकाश की तीव्रता मापन, फोटोमीटर। मैनोमीटर कई बार आया हुआ है, नहीं ध्यान है तो ध्यान में लाओ। कैसे? बार बार पढ़ करके, तब पता चलेगा द्रव या गैस के दाब को मापता है।
बच्चा एक सेलिनोमीटर नहीं भी पता है, भाड़ में जाओ, इसी के सहारे हम कर देंगे। और यहाँ पर हाँ ये तो डी हो गया, तो ये कहाँ हो जाएगा, डी का मिलाओगे, ये बी है सेलिनोमीटर, तो बी का एक यहाँ पे तो दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ही से आपका आंसर मिल गया, आपका काम हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानते रहो पढ़ पढ़ करके। आओ, डायनेमो कितनी बार आया हुआ है, क्या होता है, कैसे होता है। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर क्या इसका कार्य है, आंतरिक घूर्णन की ऊर्जा को, ये आसान भाषा में और पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो, डायनेमो कार्य क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यही तो लाइन दिया था नहीं, कितनी बार यूपी से प्री 2016, यूपी 92, 93, 94, बीपीएससी में भी पूछ लिया, यूपी में भी कितनी बार पूछा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, डायनेमो का यही कार्य है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन मिल गया, फिर से आ गया। अरे बाप, बहुत पसंद है ये क्वेश्चन आयोगों को। राजस्थान पूछ रहा है, यूपी पूछ रहा है, बिहार, क्या काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यही तो था। और यहाँ भी पढ़ लिया करो, मिला करे डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत घटना चक्र में। शुरुआत के नोट्स में ही सारे यंत्रों के बारे में दिया हुआ है। फिर आओ, ये देखो फोटोमीटर है, क्या है, प्रकाश तीव्रता मापक है। और कुछ बचा था, सारा सारा 100% प्रूफ दिखा देंगे भाई। डायनेमो हो गया, फोटोमीटर हो गया, एलो सेलिनोमीटर क्या हो गया, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण हो गया, है ना। और क्या हो गया, क्या छूटा, अरे भाई एक और था ना, फोटोमीटर दिखा दिया, सेलिनोमीटर दिखा दिया, इसी में कहीं होगा जी, फोटोमीटर हो गया, चलो खैर, डायनेमो, चारों सब कुछ है इसी में। ठीक है, लगता है एक पेज छूट गया, कोई बात नहीं, एक ही से तो आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, मानव के पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित भागों का सही क्रम। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा साइंस को तो आपको पता होना चाहिए कि पाचन की प्रक्रिया मनुष्यों में मुंह से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, मुंह के बाद हमारा गला आता है, ग्रास नली, इसोफेगस। अगर इसके बारे में हल्का सा जानकारी है तो तुरंत ऑप्शन पे, पहले ऑप्शन पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुरंत क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो, कोई ऑप्शन बुला रहा है तुमको, हाँ बुला रहा है, मुख के बाद ग्रास नली आता है, तो बस हो गया काम खत्म। जानकारी की बात करेंगे तो मुंह आएगा, मुंह के बाद ग्रास नली होता है, फिर क्या होता है। और एक चीज जान लेना, छोटी आंत में ही पाचन का मैक्सिमम प्रक्रिया होता है, और बड़ी आंत सबसे लास्ट में रहता है, और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में अमाशय होता है। अगर इस तरह का पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में स्टोरी बना है तब तो काम कर लोगे, अगर ऑप्शन टेढ़ा आया तो। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा सिंपल है, मुंह में ही पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाता है, फिर आ गया ग्रास नली, ग्रास नली के कर लिया तो 3 से ऑप्शन मिल गया। इसके बाद देखो यहाँ पे अमाशय दिया है, अमाशय के बाद क्या है, छोटी आंत दिया है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, मिल गया एक ही ऑप्शन से आंसर, काम खत्म, आगे बढ़िए। तो चैप्टर जब आप खोलोगे घटना चक्र वाला तो पाचन तंत्र हेडिंग बड़ा सा लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप पढ़ते चले जाओगे तो मुख, ग्रासन, गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, आंत, आंत को बाटा नहीं है, छोटी आंत ऊपर, बड़ी आंत नीचे होता है। ठीक है, बहुत अभी आगे मिलेगा, तो हर जगह मिल रहा है, आसान है। हैं, मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत, ठीक है, आहार नाल का एक भाग होता है जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य होता है। हाँ देखो वहां पे शायद मैंने, हाँ ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में कौन होता है, अमाशय। अमाशय महाशय वहां पे बैठे हुए हैं। छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है जो अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य है। अमाशय के और बड़ी आंत के मध्य में कौन बैठा है, छोटी आंत। भाई क्लियर समझ लो, छोटी आंत अमाशय और बड़ी आंत के मध्य में है। और इसी आंत को जो ऊपर दिया हुआ था ना कि आंत जो है आहार नाल के प्रमुख भाग हैं, तो यही जो आंत है 2 बार में, एक छोटी आंत हो गया और एक जो है बड़ी आंत हो गया। ठीक है, तो क्रम तो अपने आप बना लोगे,
यहाँ आप देखो मुंह की बात कर रहा है, ग्रास नली की बात कर रहा है, अमाशय की बात कर रहा है, फिर आत हो गया, छोटी आत बड़ी आत। तो यही तो ऑप्शन में था आपके। इतना इनडायरेक्टली तो करोगे, थाली में सजा के थोड़ी ना आयोग दे देगा। यहाँ पे देखो क्या हो गया, मुंह नहीं है तो ग्रास नली पहले हो गया, दूसरा क्या दे रहा है, अमाशय दे रहा है, फिर छोटी आत, फिर बड़ी आत। अब इसमें पूछ दे कि सबसे अधिक जो पाचन प्रक्रिया कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है। इस तरह से पढ़ते चले गए, क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो आप कुछ न कुछ जानकारी मिलता है। ठीक है, खूब अच्छे से दिया हुआ है और कई जगह दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ते चले जाइए। और बार बार जब पढ़ते हैं चीज़ें तो नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं कि पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, साफ साफ दे रहा है छोटी आंत। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि कुछ नया चीज़ मिलेगा तो पता चलेगा कि भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। मतलब मुंह में भोजन डालते ही पाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, फिर अपने गले से होते हुए ये बढ़ती चली जाती है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद बाहर। ठीक है, तो इस तरह से आपने बहुत चीज़ों को देखा और यहाँ पर भी देखा है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल सकता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ये सब जो है हो जाएगा। अधिकांश भोजन का पाचन जो होता है, डाइजेशन प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, क्षुद्रांत, छोटी आंत, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ भी ये लुसेंट का पेज है, यहाँ पे भी अच्छे से दिया है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन सा, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, क्या क्या है, ये सब जब आप पढ़ोगे तो भोजन का पाचन यहाँ भी दे रहा है, मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है, मुख में स्थित वगैरह वगैरह सब अच्छे से दिया है, पढ़ो। सब कुछ यही है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भटकना है। 100% प्रूफ भाई, मजाक बात है क्या? कहाँ किस कोचिंग में पढ़ लिए हो जिसने जो है 5 प्रश्न तुमको इसका दिखाया हो PYQ के अलावा नए टेस्ट में? क्यों भटक रहे हो? इतना कठिन कठिन पेपर को मैंने करवा दिया आप लोगों को। एंथोलॉजी भाई आसान है, फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। ठीक है, अगर एक भी ऑप्शन पता है तो पहले मिलाओ, खुद बुला रहा है। ऐसा ऐसा ऑप्शन सेट किए हैं इस बार आरओ के मेंस में कि देख करके अजीब लग रहा है। मतलब खुद ही एक भी उत्तर पता है आपको तो खुद ही ऑप्शन कर रहा है कि आओ यहीं पे लगाओ, मैं बैठा हूँ। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, पेडोलॉजी या पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बच्चा ऑन्कोलॉजी और पैलिनोलॉजी क्या है, 2 ही बच्चा है, आओ दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आराम से हो गया, यहीं पे उत्तर मिल जा रहा है कि भाई एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन 2, पीडोलॉजी मिट्टी, ऑन्कोलॉजी ट्यूमर कैंसर और पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। सारा का सारा जवाब आपको मिल गया, लेकिन मेरा काम है आपको प्रूफ दिखाना। तो जब नोट्स खोलोगे PYQ वाला तो यहीं पे आपको एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन और आगे देखोगे सीरियल लगा दिए हैं, ये है ना पैलिनोलॉजी, क्या है, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। यही तो ऑप्शन में था। ऑन्कोलॉजी कैंसर ट्यूमर से संबंधित। सारा का सारा 3 ऑप्शन यहाँ, एक लगे हाथ नीचे देख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, ये देखो क्या है, पेडोलॉजी मृदा संबंधित है। ठीक है, सब कुछ दे दिया। फूले का अध्ययन क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी आया है। एंथोलॉजी पढ़ो ना अच्छे से। तो क्या सीखा इससे आप लोगों ने? बत्ती जल रही है कुछ की नहीं? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोनासाइट्स एक प्रकार की इम्यून कोशिकाएं हैं। प्लेटलेट्स मांसपेशियों में बनने वाली छोटी रक्त कोशिकाएं हैं। प्लेटलेट्स में कोशिका नाभिक नहीं होता है। ल्यूकीमिया एक रक्त कैंसर होता है। तो ल्यूकीमिया किससे हो जाता है? WBC सुना है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं जब जरूरत से आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं तो उसी को रक्त कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया हो जाता है। ठीक है, और उसी को वीर सिपाही भी कहा जाता है क्या, या सैनिक की संज्ञा दी जाती है? किसको? WBC की। आइए आगे देखते हैं जल्दी से।
शरीर के भाग ये सब अच्छे से पढ़ लिया करो। रक्त का प्रवाह में चले जाओ। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ विकसित होती हैं? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में विकसित होती हैं। इनका जीवन काल वगैरह सब अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट्स कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा होने की उपस्थिति में ल्यूकेमिया हो जाता है। इसे रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर कहते हैं। घटना चक्र में दिया हुआ है, ठीक है, और सारे चीज़ें दिए हुआ है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में दिया हुआ है कि लाल जो ब्लड होता है केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं। कुल रुधिर का 40-45% होता है। फिर हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कमी से क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, इन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। सैनिक की संज्ञा दी जाती है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनने में होता है। क्या दुनिया भर का सारा का सारा मोनोसाइट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में सब कुछ दिया है। वाइट ब्लड के बारे में, रेड ब्लड के बारे में सब कुछ तो दे दिया है। पढ़िए ना अच्छे से, ठीक है। अस्थि मज्जा में कौन सा ब्लड विकसित होता है? बोन मैरो में। WBC का सबसे अधिक भाग कहाँ पाया जाता है ना? सब कुछ देखिए। ये देखो रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। साफ साफ सब कुछ दिया हुआ है। अब ज़रूरत है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए लाया गया है एक स्पेशल बैच, गारंटी वाला बैच, जिसमें पढ़ना सिखाना मेरा दायित्व है, वो मेरा काम है। ज्वाइन करना आपका काम है, विश्वास करना आपका काम है, भटकना भी आपका काम है, पास होना भी आपका काम है, फेल होना भी आपका काम है। डिपेंड सब कुछ करेगा कि आप क्या चाहते हैं, और आप कुछ अच्छा चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ है नंबर, इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए। ज़्यादा तारीफ करने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ कांटेक्ट करिए, जुड़िए। इतना दिखाने के लिए सब कुछ है। वो उसी तरह है जैसे बजरंगबली सीना चीर के दिखाते हैं। अब इसके बावजूद मैं क्या बोलूं, क्यों न दूं मैं गारंटी। 100 क्या 110 क्षमता है तो करके आओ। हिंदी 55 मिनिमम है, इससे नीचे आएगा तब तो डंडा लेके पिटाई कर देंगे आपकी हम। नहीं तो 57-58 नीचे किसी स्टूडेंट का नहीं है। कितना भी हिंदी कमजोर हो, 55 के नीचे तो जाने ही नहीं दूंगा। और बताओ, अरे भाई PCS हो चाहे RO हो, चाहे HEO हो चाहे BEO हो, GS सबका एक जैसा होता है। कुछ स्पेशल होगा तो देख लिया जाएगा। HEO के लिए जैसे साइंस का है कुछ स्पेशल, उसमें ज़्यादा पोर्शन रहता है, करा दिया जाएगा। BEO का GS वही होता है। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। बिहार की तैयारी करना, बिहार वार करो चाहे MP करो, बस वहाँ के एक स्पेशल किताब को पढ़ लेना है। बाकी सब कुछ यही करो, यहीं से आएगा। मेरे पास समय का अभाव है ना, बिहार MP का भी मैं करवा दूँ, दिखा दूँ सब प्रूफ। अभी नहीं दिखा पाऊँगा, बाद में कराऊँगा। मिशन फतह की सफलताएं बहुत कुछ है, आप पढ़ लीजिए। इसको बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी समय ज़्यादा हो गया है। न्यूनतम स्कोर की गारंटी मैं दे रहा हूं। यहां तक कि पढ़ने का नज़रिया भी चेंज कर दूंगा, दिमाग के आपके एक्सरसाइज करा दूंगा, सोचने समझने का जो आपका नज़रिया है वो बदल दूंगा। स्कोर तो झक मार के होगा। पहले पढ़ना तो सीखो। किताब तो बहुत से लोग रंग रंग करके रखे हुए हैं, पूरा सजा सजा करके। किताब सजाने से, रंगने से नहीं होता है। किताब से चीज़ें चुराई जाती हैं जो सफलता के लिए आपके आवश्यक है। कैसे चुराना है, कैसे करना है, ये डेवलप करना होता है। बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता है। नमस्ते सर, आपके स्टूडेंटों, आप लोगों को, अपने स्टूडेंटों का रिव्यू देता रहता हूं ताकि आप लोग सीखते रहिए कि कहाँ कौन क्या गलतियां कर रहा है। नमस्ते सर, पिछली बार हमसे गलती हो गई थी, हम बस उस टाइम समझ नहीं पाए थे कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। देखो भैया, ऐसा है ना, दूध पीते बच्चे नहीं हो, दूध पीते बच्चे नहीं हो, ऑलरेडी जो है बड़े हो गए हो। पिछली बार क्यों गलती किए, क्यों भटके, मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि अब मत भटकिए, ठीक है। ये आप लोगों का कमेंट इसलिए दिखाता रहता हूँ ताकि आप लोग सीखिए।
कौन कहाँ गलती। मैंने बैच लिया था सर, लेकिन पढ़े नहीं, इधर उधर में फंस गया। लास्ट टाइम में फिर आप ही वाली बात किए। देखो, जो मैं कहा हूँ यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कोई कुछ कह रहा हूँ, क्या मैंने कभी अपने चीज़ों का तारीफ़ किया कि एक खरीद लो, वो खरीद लो, एक कर लो, मेरा नोट्स ले लो, मेरा किताब ले लो, हैं? यहाँ तक कि मैं तो बैच के लिए प्रेशर नहीं देता, बस सावधान करता हूँ कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जल्दी से जुड़ जाओ। 2-2.5 हज़ार रुपया मुँह मत देखो। 2-2.5 लाख रुपया कमाने के चक्कर में तुम 2-2.5 हज़ार का मोह कर रहे हो। अरे कमाओगे 1.5-2 लाख रुपया, 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो जिसका तनख्वाह जो है 80-90 हज़ार है वो 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो हो तो गया, ऊपरी कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 1-1.5 लाख रुपया आप कमाओगे और 2-2.5-3 हज़ार रुपये के लिए सोच रहे हो, तो ये तो यार गलत बात है। अगर आपके अंदर जरा सा भी हिचकिचाहट है और कोई समस्या है तो सब बताया करो, सबका समाधान होता है। फीस मैंने लोगों की तरफ 5,000 रख करके बेवकूफ़ नहीं बनाया है। 5,000 रख कर कूड़ा कचड़ा नहीं देता हूँ, कोई नोट्स नहीं देता हूँ, कोई वीडियो क्लास करके समय नहीं बर्बाद करना है। वीडियो जानबूझ के नहीं बनाता हूँ मैं। वीडियो से कोई पढ़ाई नहीं होती यार। कर रहे हो तो करो, मैं कहूँगा कि बंद कर दो। वीडियो से कोई पढ़ाई नहीं होता, ना रिवीजन होता है, ना उस पर लिख सकते हो, ना उसको रिवीजन करने में कैसे करो। बार बार वीडियो देखोगे आँख फूट जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखोगे अच्छा लगेगा, शेरो शायरी सुनोगे मज़ा आएगा, बाद में पता चला यहाँ तो कुछ गया ही नहीं। वो सब मत करो, सब टाइम पास करने वाले लोग करते हैं और 90% लोग टाइम में ही तो पास कर रहे हैं, नहीं तो रिजल्ट क्यों नहीं होता है। खैर छोड़ो, मैंने बैच लिया था। हाँ, बैच नहीं, आप जो है 2-2.5 हज़ार रुपया दे करके हमको बैच लिए। लोग 2-2, 2.5 लाख रुपया दे करके कोचिंग पढ़ चुके हैं और आज भी 5-5, 7-7 साल, 8-8 साल हो गया मेरी आंखों के सामने प्रीलिम्स नहीं रुक रहा है। प्रीलिम्स मतलब हो ही नहीं रहा है। और सोचो कि प्रीलिम्स नहीं होगा तब तो पूरी की पूरी संभावना ही आपकी ख़त्म हो गई। तो सबसे मुख्य दरवाज़ा प्रीलिम्स होता है। आप बैच ले लीजिए, चाहे आप कोचिंग कर लीजिए, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप पढ़ नहीं रहे हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। घर घर आकर के मैं कहाँ पढ़ाऊँ, ठीक है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ईमानदारी आपको दिखाना पड़ेगा। मेरा जो काम है वो मैं करूँगा, आपका जो काम है उसे आपको करना पड़ेगा। ये सब देख लीजिए तो पछताइए मत। अगर सही रास्ते पे आ गए हैं और आपको पता भी है कि हमने क्या क्या गलती किया है, उसके बावजूद लास्ट टाइम में आप गलती कर रहे हैं, भटक रहे हैं, किसी के बहकावे में आ रहे हैं। बहुत से लोग सलाह दे, अरे 10-12 हज़ार चैनल लोग हैं, आओ 2-3 लाख 5 लाख वाले सही बोलेंगे कि ये बोलेंगे, तो आप देख लीजिए क्या सही था, क्यों था। हैं, शिष्य तो मैं सबको बना लेता हूँ भाई। शिष्य बनाने में क्या है, अच्छे शिष्य बन करके रहिए, ऐसा कोई हरकत मत करिए कि कुछ कहना पड़े। मान सम्मान आपका भी है, सबका है, जानवर का भी मान सम्मान होता है, उसको बना के रखिए। तमीज़ से बात करिए, माँ बाप ने सिखाया है, शिक्षा दिया है तो इसीलिए दिया है कैसे किससे बात करना चाहिए। मैं तो हमेशा जो है आप लोगों को प्यार करता हूँ, है ना। ऐसा संसार का पहला टीचर हूँ। लोग तो जो है दरिद्र घर से या गरीब घर बन करके आते हैं रोना रो के कि मैंने चटनी रोटी खा करके जो है इतना बड़ा साम्राज्य किया। कुछ लोग भोकार छोड़ कोरोना में रो रहे थे, कुछ कोरोना के पैदाइश ऐसे पैदा हो गए कि आज वो अरबपति खरबपति हो गए, औकात ही भूल गए, स्टूडेंट से बात ही नहीं करते। मैं कितना भी व्यस्त रहूँगा इस तरह का व्यवहार तो कभी नहीं कर पाऊँगा। हाँ, व्यस्तता और काम के बोझ के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, निश्चित रूप से सही बात है, लेकिन इतना भी नवाबी क्या कि कोई स्टूडेंट बात ही न कर पाए। आज भी जिसका फ़ोन आता है, मैसेज आता है, मैं सबसे बात करता रहता हूँ, ठीक है। कोई भी समस्या हो, बैच वगैरह लीजिए चाहे न लीजिए वो बात अलग है। वीडियो देखिए और उसको ईमानदारी से फॉलो करिए, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और ये जो मान सम्मान प्यार मिलता है ये आप लोगों का ही तो दिया है। कोई फॉरवर्ड मैसेज थोड़ी लोगों की तरह करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके कहने के कारण मैं IAS बन गया, 4 लाइन लिख कर फॉरवर्ड कर दिया। हिस्ट्री रखता हूँ भाई, जो हमसे जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री पूरा इतिहास रखता हूँ, कब से कब जुड़ा है। ये सम्मान जो मिला है ना, दिल से बहुत बड़ा
हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, ये तो आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, बड़प्पन है जो प्रेमानंद जी महाराज के साथ जो है या हमारी बराबरी कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। अब मैं क्या हूँ क्या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आप लोगों का प्यार पता है। प्यार कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है, यहाँ से नहीं, दिल से, जो जानता है समझता है चीज़ों को। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ टेस्ट प्रोग्राम बराबर चलता रहता है और लोगों का प्रतिक्रिया आप देख सकते हो। टेस्ट पेपर तो मैं बीच बीच में दिखाता ही रहता हूँ, ये क्या हो रहा है, लैपटॉप गर्म हो रहा है। तो आप लोगों का ये प्रतिक्रिया है, ठीक है। और सच बात है कि 25 प्रश्न का टेस्ट पढ़ने ज़्यादा स्मार्ट होने को विवश करता है, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा ऑप्शन ऐसे जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन होता है। तो आप लोग जुड़िए, जुड़ना हो तो जुड़ के पढ़िए, पढ़ना हो सेल्फ तो सेल्फ करिए, बस सफल होइए। ये सब जो गाइडेंस मैं फ्री में कर रहा हूँ, ये लाखों रुपया देने के बाद भी नहीं मिलता है। ठीक है, जा करके देख लीजिए, बड़े बड़े करोड़पति टीचरों को जो लाखों मिलियन में संख्या लेके बैठे हैं, उनका भी देख लीजिए, मेरा भी देख लीजिए। लेकिन वही है कि भौकाल की दुनिया में चकाचौंध में अभी पागल हैं, सही और असली में समझ में नहीं आता लोगों को सही क्या है। ठीक है, गलती नहीं निकाल पाएंगे भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेट किया जाता है। ठीक है, जो अभी ऊपर मैं चर्चा कर रहा था, लगभग सब ने जो है गलती किया था, वही मैं लिखा हूँ, गलत कराने के लिए ही ऑप्शन सेट किया है। सब ने कहा सर कि 1 नंबर का ऑप्शन सी होगा, 1 नंबर का ऑप्शन सी होगा। अरे हमने कहा ऐसे कैसे सी हो जाएगा, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन मैंने बनाया है। जरा सा ओवर कॉन्फिडेंस तो गैला, ट्रकों पे लिखा रहता है ना, सटला तो गैला बेटा, उसी तरह हमारे क्वेश्चन हैं। जरा सा भी अगर लापरवाही किए तो गए। और तैयार करना हर तरीके से मेरा उद्देश्य ही है। इजी तो सभी कर लेंगे, टफ कौन करेगा, सवाल ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पढ़िए, और नंबर वगैरह दे दिया है। बैच ज्वाइन करना, आज भी कई लोगों को मैसेज आया है, मैंने जवाब दिया है अभी। हाँ देखो, पिछले बैच पॉलिटी वाले प्रूफ में एक क्वेश्चन मैं देना भूल क्या गया था, मेरी नज़र में नहीं आया। तो आप लोगों के बीच से किसी स्टूडेंट ने भेजा है, दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 1961। ये कहाँ छिपा बैठा था? ये देखो, राजस्थान पीसीएस में कोई क्वेश्चन आया है, यहाँ पर छिपा हुआ बैठा है। तो ये पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से निकाल करके इन्होंने भेजा कि सर आपने प्रूफ नहीं दिखाया था इसका, आप कह रहे थे नहीं मिल पाया था, और वाकई मेरा नज़र नहीं गया था, लेकिन उस बच्चे ने बारीकी से पढ़ा और इस चीज़ को देखा। तो ऐसे 2-4 प्रश्न तो जो मैं बोलता हूँ कि इतना प्रूफ दूंगा, उसमें 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही भूल जाता हूँ मैं। करंट अफेयर्स में भी 1-2 प्रश्न भूल गया था, है ना। तो कुल मिला करके पढ़िए भाई, सब कुछ यही है, यही खजाना है, ये खजाना है, कुबेर का खजाना। खजाना से लूट सको तो लूट लो। अब जा कर के खजाने में हीरा लूटना है, मोती लूटना है, सोना चांदी लूटना है, या वहाँ कंकड़ पत्थर जो रखा हुआ है फालतू वाला। तो खजाना में असली गहना कौन सा है, ये पहचानना आपका कार्य है। ठीक है, वो पहचान लोगे तो हीरे मोती जवाहरात लूटोगे, नहीं तो खजाना जैसा दिखने वाला, मोती जैसा दिखने वाला पत्थर उठा के ले जाओगे। तो कितना सीखते हो ये डिपेंड करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले प्रूफ के साथ। जब समय मिलता है तो मैं प्रूफ बनाता रहता हूँ, और बहुत ज़्यादा यार फास्ट मैं नहीं कर पाता हूँ। शुरुआत में मैं जो बोला हूँ उसके लिए आप लोग व्यक्तिगत मत लीजिएगा, मैं बड़े प्यार से, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आपके दिमाग में चीज़ों को बैठा दूँ। और अभी भी मैं अंतिम समय कह रहा हूँ कि मुझसे इसे मैं जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ समझा के, नहीं हो पाता मुझसे। बहुत से लोग राय देते हैं शॉर्ट वीडियो बनाओ, छोटा वीडियो बनाओ, नहीं हो पाता है भाई। मुझे लगता है जब तक समझा नहीं पाऊँगा तो कैसे कराऊँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।